हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। मैं आपके लिए एक शानदार प्रैक्टिस सेट की सीरीज लेकर आया हूं जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम 38 प्रश्न सामान्य हिंदी के हल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाषा की मूल इकाई है अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला। तो भाषा की जो मूल इकाई होती है वो ध्वनि होती है, ठीक है। और फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। दूसरा है सुख दुख कॉमा फिर उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। सी है सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। और डी है सुख दुख उसके बाद कॉमा लगा हुआ है फिर उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या सही होगा? तो सेकंड का आंसर डी सही हो जाएगा। सुख दुख उसके बाद कॉमा लगेगा और उतार चढ़ाव में क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह लग जाएगा और तो जीवन में आते रहते हैं, यही सही है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। इसमें संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें या एक? तो थर्ड का आंसर हो जाएगा डी, एक। क्या हो जाएगा? एक, ठीक है। चौथा प्रश्न है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? गुणवाचक नहीं है। गुणवाचक किसका भेद होता है? गुणवाचक भेद होता है विशेषण का। किसका भेद होता है? विशेषण का। सर्वनाम का जो भेद है वो 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो सर्वनाम के अगर भेद पूछता है कितने होते हैं? 6 होते हैं। और कौन कौन से हैं तो उनके नाम मैंने बता दिए, ठीक। पांचवा प्रश्न है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विशेषण के, विशेष्य के, कारक के या विकृत अव्यय के। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, विशेषण के। 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। छठवां प्रश्न है, सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? सोहन गांव देख रहा है या फिर मकान। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, देख रहा है, खेल रहा है, ये सब क्या है? क्रिया शब्द हैं। पढ़ रहा है। 7वां प्रश्न है, मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य में हजारों जो है वो क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या अव्यय है? तो हजारों क्या है? अव्यय है। 7 का उत्तर हो जाएगा डी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पुल्लिंग शब्द हैं? सभी शब्द जो पुल्लिंग हैं, संचार, पालन, ग्रीवा, ठीक है। ग्रीवा क्या है? गर्दन, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया, तो ये नहीं होगा। मनुष्यतः, बनावट, रौनक, है ना, बनावट, रौनक। सी है पतलून, झल्लाहट, अछूतता। और डी है प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण या गिरोह। तो गिरोह भी होता है, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म भी क्या है आपका? पुल्लिंग है और प्राधिकरण भी। तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। वचन के आधार पर असंगत शब्द बताना है। बिल्ली का बिल्लियां हो जाएगा, पेड़ का पेड़ों, खंबा का खंबे और रस्सी का रस्सियां। तो 9 का उत्तर हो जाएगा बी। 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि पेड़ जो है, पेड़ का बहुवचन शब्द पेड़ ही होता है हमेशा। क्या होगा? पेड़ का पेड़ ही होगा, ठीक है। पेड़ का पेड़ों नहीं होगा। तो 9 का उत्तर बी हो जाएगा। बी इसमें असंगत है। 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है? हेतु, हेतुमत भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। तो क्या कह रहा है? यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, ठीक। तो इसमें हो जाएगा हेतु, हेतुमत भूतकाल और 10 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 10 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 11वां प्रश्न है, अकर्मक धातुओं से बनने वाले और सदैव एकवचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? भाववाच्य, कृतवाच्य, 2 विकल्प और हैं। तो 11 का उत्तर हो जाएगा भाववाच्य। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, कारक या सर्वनाम। तो 12 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या कहते हैं उसे? कारक कहते हैं।
13वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म बताना है। तत्सम तद्भव से एक शब्द पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी बताया था मैंने। तो अंगूठा का अंगुष्ठ हो जाएगा, ठीक है, इधर ये आपका तद्भव है, ठीक है। अंगुष्ठ का अंगूठा, कोड़ का कुष्ठ हो जाएगा, छिन्न का छड़ हो जाएगा, काठ का काष्ठ हो जाएगा। अब इसमें गलत बताना है कि 13 में गलत कौन सा हो जाएगा। तो 13 में गलत यही हो जाएगा ए, ठीक है। अंगूठा का क्या होता है अंगुष्ठ, अगर अंगूठा क्या है तद्भव है और अंगुष्ठ क्या है तत्सम है, ये इसलिए गलत है। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निर उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है, ये आपका उपसर्ग का प्रश्न हो गया। निकृष्ट, निर्भय, निर्वाह या निर्दोष। तो 14 का उत्तर हो जाएगा ए निकृष्ट। 14 का आंसर क्या हो जाएगा ए निकृष्ट। 15वां प्रश्न है मिलाप शब्द में, किसमें मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। आप, प, अनु या अन। तो मिलाप में लगा हुआ है आप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आप। अब देखो मिलाप शब्द में आप प्रत्यय का उपयोग हुआ है और प्रत्यय क्या होते हैं वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं शब्दांश होते हैं। तो ये भी पूछा गया था कि प्रत्यय में जो प्रत्यय क्या होते हैं शब्दांश होते हैं, अव्यय होते हैं कि शब्द होते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है शब्दांश होते हैं। प्रत्यय उपसर्ग क्या होते हैं शब्दांश होते हैं, ठीक। 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। तो एक विलोम आ जाता है, एक प्रत्यय, एक उपसर्ग, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक पर्यायवाची, इस तरीके से, ठीक है। और रचनाएं 2 एक आ जाती हैं। 16वां प्रश्न, तो औचक का अक्सर हो जाएगा, डामाडोल का अस्थिर हो जाएगा, छिड़कना का पुचकारना हो जाएगा और गाफिल का खबरदार हो जाएगा। तो कौन सा इसमें सही नहीं है। तो 16 का उत्तर हो जाएगा बी डवाडोल, और अस्थिर का मतलब एक ही होता है, ठीक है। डवाडोल का हो जाएगा स्थिर, तो ये सही हो जाएगा। डवाडोल अस्थिर एक ही है, लेकिन डवाडोल का विलोम क्या होगा स्थिर होगा। क्या हो जाएगा स्थिर। 17वां प्रश्न है अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है। जरूरी, वैकल्पिक, पसंद या गैर जरूरी। तो 17 का उत्तर हो जाएगा बी अनिवार्य का विलोम होता है वैकल्पिक। 18वां प्रश्न है कंदर्प, कंदर्प, पंचशर, पुष्पधनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। कामदेव, गौरीशुत, बंशीधर या यक्षराज। तो ये जो हैं कंदर्प, पंचशर, पुष्पधनवा ये सब आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। 18 का उत्तर हो जाएगा ए। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक। अब जैसे कुबेर है, धनद है, धनपति है, ये यक्षराज के हैं, ठीक है। ये किसके यक्षराज के हैं। बंशीधर पता ही है आपको, गिरधर, गोपाल, मुरारी, माखन चोर ये किसके हैं, ये किसके हैं कृष्ण जी के। कृष्ण जो कृष्ण और कृष्णा 2 शब्द हैं, तो कृष्ण जो है वो किसका है मुरारी जी का है, और कृष्णा पर्यायवाची किसका है द्रौपदी का। कृष्णा किसका है द्रौपदी का। 19वां प्रश्न है आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची क्या होगा। आनंद का मतलब होता है हर्ष, खुशी। तो मोद हर्ष, बी है अचल प्रमोद, सी है तनुज आमोद और डी है साल उल्लास। तो आनंद का पर्यायवाची होता है मोद हर्ष। 19 का आंसर हो जाएगा ए। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता। अंतर का कौन सा इसमें अर्थ नहीं होता है। दूरी, आकाश, शेष या हृदय। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। अंतर का अर्थ क्या नहीं होता है आकाश नहीं होता है, और 20 का उत्तर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। ईश्वर का ईश्वरीय, झगड़ा का झगड़ालू, कुल का कुलीन और अज्ञान का अज्ञानता। 21 का उत्तर हो जाएगा डी, ये असंगत है। अज्ञान का क्या हो जाएगा अज्ञानी होता है, अज्ञानता नहीं होगा। अज्ञान का क्या हो जाएगा अज्ञानी हो जाएगा, ठीक है। जैसे अज्ञानी पुरुष, अज्ञानता इसका गलत है। 22वां प्रश्न है जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा शब्द सही है। 22 का उत्तर तो मुकदमेबाज, गवाह, प्रतिवादी या वादी। तो 22 का उत्तर हो जाएगा डी, उसे हम कहते हैं वादी। जो मुकदमा दायर करता है उसे हम क्या कहते हैं वादी बोलते हैं, और 22 का उत्तर हो जाएगा डी। सबसे पहले गिना जाने वाला उसे हम कहेंगे अग्रगण्य। क्या कहेंगे अग्रगण्य। जो इंद्रियों का विषय न हो उसे हम बोलते हैं अगोचर, और जिस पर मुकदमा चल रहा हो वो होता है अभियुक्त। कौन होता है वो अभियुक्त होता है। 23 है किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द क्या होगा उसके लिए। अनुदान, अनुयायी, अनुपथी या अनुभवी। तो 23 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, उसे हम कहते हैं अनुयायी। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले जैसे कोई महात्मा है या फिर कोई गुरु हैं, तो उनके जो समर्थक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम अनुयायी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अनुयायी, ठीक है। 24 है निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि का भेद कौन सा नहीं है, तो हल संधि नहीं होता है। तो 24 का उत्तर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा।
स्वर संधि जो के मूल रूप से कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, गद्य संधि और यड़ संधि। ठीक है, तो हल संधि का कोई भेद नहीं होता। ठीक है, तो 24 का उत्तर हो जाएगा ए। 25वां प्रश्न है यथाशक्ति में समास होगा, तो यथाशक्ति में सीधा सीधा अव्ययी भाव समास मारोगे, यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथा जिस पे भी लगा हो वहाँ क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार यथाशक्ति। ठीक है, 26वां प्रश्न देखेंगे अब। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। बी, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। सी, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। और डी है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो प्राण पखेरु उड़ गए ये होता है हमेशा। ठीक है, तो 26 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 26 का आंसर? बी, रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। 27वां प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव बताना है। भय, विस्मय, शोक या जुगुप्सा। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। और 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर पूछूं मैं श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होगा, तो श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। वात्सल्य का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सलता होता है। और वीर का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर का होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, तो ये भी इनके जो स्थायी भाव होते हैं इन्हें भी याद रखना चाहिए आपको, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 28 है छंदों की गणना किससे की जाती है? शब्द और वर्ड से। बी, धातु और स्वर से। सी है वर्ड और मात्रा से। और डी है वर्ड और पंक्ति से। तो जो छंदों की गणना की जाती है वो वर्ड और मात्रा से की जाती है। और 28 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 29 है शेष महेश गणेश दिनेश सुरे सहु जाहे निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो इसमें हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? शेष महेश। ऐसे उदाहरण आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, कि इनमें जैसे कनक कनकते सौगुनी वाले में क्या हो जाता है? यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद खिले, इसमें भी क्या है? यमक अलंकार है। 30वां प्रश्न है देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में, अमेरिका में, फ्रांस में या जर्मनी में। तो 30 का उत्तर हो जाएगा ए। 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, अल्जीरिया। 31वां प्रश्न है अशर्फियाँ लूटें और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, स्वाभाविक दोषों पर किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना, एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि। तो 31 का उत्तर हो जाएगा ए, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। ठीक है, अशर्फियाँ लूटें और कोयले पर मोहर, तो ये मुहावरा एक पूछा जाता है, मुहावरे भी देख लो। ठीक, 31 का आंसर क्या हो गया? ए। 32 है बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। ए, घर की मुर्गी दाल बराबर। बी, चटमंगनी पटव्याह। सी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। और डी है आम के आम गुठलियों के दाम। तो बहुत कंजूसी का मतलब हो जाता है सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? चमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। 32 का आंसर हो जाएगा सी। 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल या संयुक्त काल। तो 33 का उत्तर हो जाएगा डी, संयुक्त काल कोई विभाजन नहीं होता है। और इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, अगला जो प्रश्न है वो एक गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, गद्यांश जो आता है वो आप उसे आराम से कर लोगे। बस आपको क्या है ना, जो मेन चीज़ें होती हैं, जो मेन फैक्ट हैं उसके, उन्हें अंडरलाइन कर लेना है और थोड़ा तसल्ली से पढ़ के उनके जवाब देने हैं, क्योंकि उसके जो उत्तर होंगे वो आपको गद्यांश में ही मिलेंगे। तो इसका 34 है न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? धोखे में रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण होना, धैर्यपूर्वक सोचना, किसी भी गिनती में न आना। तो 3 में न 13 में क्या होता है? किसी भी गिनती में न आना। 34 का आंसर हो जाएगा डी। वतर्सना का तात्पर्य क्या होता है? निंदा और तिरस्कार, अपमान, चुगली या विरोध। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए। इसका वतर्सना का मतलब क्या होता है? निंदा और तिरस्कार। ठीक है, गद्यांश के अनुसार है कि लेखक की परेशानी का क्या कारण था? लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। लेखक के मित्र ने शिकायत की और उन्हें बताया कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी कुछ कह नहीं रहा। लेखक ने सोचा कि उनसे अन्यथा अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे, बहुत ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। और डी है भविष्य विकट असहिष्णु है और भविष्य की कोई सीमा नहीं होती।
तो लेखक की परेशानी का कारण क्या था? लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया है। 36 का आंसर हो जाएगा ए। 37 है, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? ए, कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया। बी, क्योंकि भीष्म ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध किया। सी, भीष्म के मन में पाप बोध का एहसास हुआ था। और डी है, भीष्म बहुत बड़े ज्ञानी थे और पक्षपाती होने से उन्हें भविष्य में ने क्षमा नहीं किया। तो इस 37 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया। ये आपके 37 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। जो सीरीज़ है ये रेगुलर चलेगी जीएस और हिंदी की। ठीक है, तो अगर ये सीरीज़ आपको बहुत ही पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड के साथ में। थैंक यू सो मच।